दोस्तों, एक औरत अपनी बेटी की शादी के लिए कम से कम अपने 10 रिश्तेदारों से पैसे के लिए कहती है। और वो जो रिश्तेदार होते हैं दोस्तों, वो उसे आश्वासन देते हैं, कहते हैं पहले तुम शादी तय करो और जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी आना, हम तुम्हें पैसे देंगे और अपनी बेटी की शादी करना धूम-धाम से। अब दोस्तों, वो निश्चिंत हो जाती है, वो सोचती है कि अगर इन 10 में से अगर 5-7 लोगों ने भी पैसे दे दिए, तो मेरी बेटी की शादी बहुत ही आराम से हो जाएगी। अब वो एकदम निश्चिंत हो कर के एक लड़के से अपनी बेटी की शादी तय कर देती है और शादी तय करने के बाद जब 10-15 दिन, 20 दिन शादी बचता है, तब वो उन रिश्तेदारों के पास जाना शुरू करती है पैसे माँगने के लिए। और जितने भी रिश्तेदारों ने पैसे देने के लिए कहा था दोस्तों, वो सारे अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देके मना कर देता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है और सारे लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। कहते हैं, "तुम किसी से पैसे ले लो और अपनी शादी निपटा लो और हम तुम्हें पैसे देंगे, फिर उसका पैसा अगले का दे देना।" अब दोस्तों, यही तो बड़ा सवाल था कि जितने लोगों से पहले ऐसे कह रखी थी, वो लोग पैसे देने से इनकार कर दिए, तो और किससे कहती, जिससे उम्मीद थी वही इनकार कर दिया। इन सब में एक ऐसा रिश्तेदार था जिसने पैसे दिए, लेकिन थोड़ा कम दिए, उससे उसका कुछ भला होने वाला नहीं था। अब दोस्तों, जब शादी 4 से 5 दिन बचती है और कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं होता है, ये माँ-बेटी दोस्तों इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि कुछ भी कर गुज़रने को तैयार होती है। फिर दोस्तों, वो जो लड़की होती है, एक ऐसा कदम उठाती है अपने शादी के लिए कि शायद ही इस दुनिया में कोई लड़की ऐसा काम करेगी। और दोस्तों, जब यह बात उस लड़की के होने वाले ससुराल वालों को पता चलता है, तो वो लोग ये रिश्ता तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, क्या करती है वो लड़की? कैसा काम करती है? आइए पूरा कहानी सुनते हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट की है और एक माँ-बेटी होती हैं जिनका नाम कमला देवी और उनकी बेटी का नाम जो होता है वो अर्पिता होता है। अर्पिता लगभग दोस्तों 25 से 26 साल की उसकी उम्र होती है। अर्पिता के जो पिता का जो साया था दोस्तों, वो बचपन में ही उठ गया था। उसकी माँ ने उसकी परवरिश की थी, पढ़ाई-लिखाई, बड़ी पाली-पोसी, बड़ी की। और कुछ समय पहले वो कुछ जॉब वगैरह भी करती थी, लेकिन जब शादी वगैरह तय हो गया तो वो जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि दूल्हे को ये सब पसंद नहीं था। अब दोस्तों, शादी तय करने के वक़्त अब उनके घर में कुछ पैसे वगैरह नहीं थे, तो कुछ रिश्तेदारों से वो मदद माँगती हैं और जितने भी रिश्तेदार थे वो कहते हैं पहले तुम शादी तय कर लो और जब भी तुम आओगी हम तुम्हें पैसे देंगे और अपनी बेटी का शादी जो है आराम से धूम-धाम से करना। वो सोचती हैं अगर इनमें से मुझे कुछ लोगों ने भी पैसे दे दिए, तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत आराम से कर लूँगी। अब दोस्तों, जब 10 से 15 दिन का वक़्त बचता है, वो उन रिश्तेदारों के पास जाना स्टार्ट करती हैं, तो जितने भी रिश्तेदार थे, वो हाथ खड़े कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे कर के और कहते हैं, "तुम कहीं से पैसे का इंतज़ाम कर लो और अपनी शादी निपटा लो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे बाद में, तो उनका पैसा निपटा देना।" दोस्तों से उनमें से एक रिश्तेदार पैसे दिया भी तो वो 30,000 दिया। 30,000 में क्या ही होना था, जहाँ पर 3-4 लाख रुपए का काम था, वहाँ पे 30,000 में क्या होना था। अब दोस्तों, ये माँ-बेटी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, हाथ-पैर मारती हैं, कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम नहीं होता है। इधर दोस्तों, जिस लड़के के साथ में उस लड़की की यानी अर्पिता की शादी तय हुई थी, उसका नाम रोहन था। ये दोनों एक-दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद करते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। रोहन जो था दोस्तों, वो एक फ़ोन खरीद के अर्पिता को देता है और दोनों घंटों
बातें एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करते हैं और बातें करते-करते इन दोनों में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि ये दोनों अब सोचने लगे कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाएँगे। दोस्तों, रोहन के घर पे शादियों का तैयारी चल रही थी। वो हर पर डे कुछ ना कुछ बताता, आज मेरे घर में ये खरीद के आया हुआ है, वो खरीद के आया, तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारे लिए गहने, जो भी था, जितनी भी पूरे दिन में एक्टिविटी होती थी, रोहन अर्पिता से कहता था और साथ में ये भी पूछता था कि तुम्हारे घर में शादी की तैयारी कैसी चल रही है? तो अर्पिता क्या कहती, वो यही कहती, हाँ, मेरे घर में भी शादी की तैयारी चल रही है, जो भी कर रही हैं, माँ कर रही हैं, मैं तो बस घर देखती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। अब दोस्तों, जब शादी का वक़्त एकदम नज़दीक आ गया, लगभग 5 दिन का वक़्त बचता है, तो ये माँ-बेटी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, हाथ-पैर मारने के बाद जब पैसे का इंतज़ाम कहीं से नहीं होता है, तो अर्पिता के पिताजी का एक फ़ोटो टंगा हुआ था और उसी पर अर्पिता की जो माँ होती हैं और उसी फ़ोटो को पकड़ कर के खूब रोती हैं, कहती हैं, आप तो मुझे इस जंजाल में अकेले छोड़कर चले गए हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ? और बस 4 दिन बाद हमारी इज़्ज़त का जनाज़ा निकलेगा और आपकी भी इज़्ज़त का जनाज़ा निकलेगा। वो फूट-फूट कर रोती हैं और दहाड़े मार-मार कर रोती हैं। ये सब देख कर के जो अर्पिता थी वो भी दोस्तों रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है कि इस सब का ज़रिया मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं होती तो मेरी जो माँ है वो इतना परेशान नहीं होती। मेरी वजह से जो मेरी माँ है आज इतना परेशान है। और अगर मेरे पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से चले गए, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया, तो फिर मैं किसके सहारे रहूँगी? मेरा इस दुनिया में कौन रह जाएगा? फिर अर्पिता अपनी माँ के पास जाती है, कहती है, "माँ, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो उनको फ़ोन करके मना कर दो कि हम लोग शादी नहीं कर पाएँगे।" उसकी माँ कहती है, "बेटी किस मुँह से मना कर दें? आज 4-5 दिन शादी को बचा और किस मुँह से हम मना कर दें कि हम शादी नहीं कर पाएँगे?" दोस्तों, अर्पिता जो थी अपनी माँ को रोते हुए देखकर वो बहुत सोच में पड़ जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अपनी माँ का दुःख कैसे दूर करूँ? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया, तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी और मैं किसके सहारे इस दुनिया में रहूँगी? अब दोस्तों, पिता का तो साया पहले से ही उठ चुका था। वो जहाँ पर जॉब करती थी, एक लड़का था जिसका नाम प्रदीप होता है। वो उसे बहुत ही लाइक करता था। उस समय पे उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन जो अर्पिता थी, वो उसे सिर्फ़ अपना एक सच्चा दोस्त मानती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसका ख़्याल आता है अर्पिता को और उससे कुछ मदद माँगने की सोचती है। वो उसके पास कॉल करती है और प्रदीप जैसे फ़ोन उठाता है, हाल-चाल होता है, कहती है, "प्रदीप, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए, क्या कर सकते हो?" प्रदीप कहता है, "बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाज़िर है। बस एक ही शर्त है, मुझसे पैसे मत माँगना, बाकी जो भी कहना है, वो कहो मैं कर दूँगा, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है पिता मैं 10,000 रुपए महीने कमाता हूँ, उसमें सब कुछ खर्चा हो जाता है, कुछ खर्चे के लिए कम भी पड़ता है तो 100-200 माँ से ले लेता हूँ। पिताजी तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते, तो पैसे मत माँगना, बाकी जो भी तुम कहोगी मैं मदद करने को तैयार हूँ।" अब दोस्तों, अर्पिता जब ये बात सुनती है, हालाँकि वो पैसे के लिए फ़ोन भी नहीं की थी क्योंकि उसको पहले से ही पता था उसके पास पैसे नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, वो कहती है, "ठीक है, अगर तुम करने को तैयार हो, जो मैं कहूँगी करोगे क्या?" वो कहता है, "बिल्कुल डेफ़िनेटली करूँगा, तुम कह के तो एक बार देखो।" वो कहती है, "मेरी शादी तय हुई थी।" बोलता, "हाँ, पता है।" कहती है, "मेरे जो होने वाला हस्बैंड है, उनका नाम रोहन है, उनका मैं नंबर तुम्हें देती हूँ और उनके घर वालों का भी नंबर देती हूँ। तुम उनके पास कॉल करो और बोलना कि जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है।" जो प्रदीप था दोस्तों, वो शॉक्ड रह जाता है, कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो अपनी पूरी कहानी बताती है कि ऐसी-ऐसी परेशानी है और हम कुछ कर नहीं सकते, अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो कहता मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे जितने भी होते मैं दे देता, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं एकदम खाली हूँ। लेकिन तुम ये कर रही, इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी
और फिलहाल कह जो मैं कह भी दूँगा, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। वो लोग नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मान जाएँगे, क्योंकि आज के डेट में कोई भी मुँह उठा के चला जाता है बोल देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे मेरा रिलेशन रह चुका है। तो ये सब एक नॉर्मल सी बातें रह गई हैं। अगर वो लोग ना माने तो कहते हैं, अगर वो लोग इस बात पे भी नहीं मानेंगे तो उनको बोलना कि मैं तुम्हारे बच्चे की जो है माँ बनने वाली थी। अब दोस्तों ये बात जैसे ही वो बोलती है तो वो प्रदीप जो है उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं, वो भी एकदम इमोशनल हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद कहता है कि सब कुछ तुम्हारी बातें ठीक है, मैं सब कुछ कहूँगा और सब कुछ करूँगा, लेकिन कभी हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ रहा नहीं। अगर उन लोगों ने कहीं कोई कानूनी कार्रवाई कर दी, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। कहती है कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और उसके बाद दोस्तों लगभग वो रोते हुए और फ़ोन काट देती है। और उसके बाद लगभग 10 से 11 बजे का वक़्त हो रहा था रात में, जो रोहन था वो सो रहा था, तभी उसके फ़ोन की बेल बजती है। जैसे फ़ोन उठाता है, सामने से प्रदीप बोलता है, "भाई, क्या तुम्हारी अर्पिता नाम की लड़की से शादी हो रही है?" रोहन कहता है, "हाँ, हो रही है, पर तुम कौन बोल रहे हो?" कहता है, "इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, मैं कौन बोल रहा हूँ। लेकिन ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है।" और ये सब जब उससे कहता है, रोहन का जो नींद था वो एकदम से गायब हो जाती है, तुरंत उठ के बैठ जाता है। कहता है, "भाई देख, जो भी है तुम्हारा, जो भी रहा होगा, वो तुम अपने पास रखना। मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, और हम दोनों के बीच में तुम मत आना, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम करूँगा तुम्हारा।" प्रदीप जो है वो कहता है, "भाई कैसे इंसान हो? एक छोड़ी हुई लड़की से तुम शादी करोगे, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करोगे, क्या तुम खुश रह पाओगे?" वो कहता, "मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं शादी करूँगा तो अर्पिता से ही करूँगा, क्योंकि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा अर्पिता से प्यार करता हूँ।" अब दोस्तों, जब रोहन ये चीज़ सुनता है, वो एक बार इमोशनल हो जाता है, फिर हिम्मत बाँधता है और कहता है, "भाई, तुम ये सब करने को तो तैयार हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी?" अब दोस्तों, इस बात को सुन कर के जो रोहन था वो प्रदीप के ऊपर और भड़क जाता है। कहता है, "अगर तुम ऐसे हो तो ये काम तुम पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में कर चुके होगे। तभी तो अर्पिता एक ही नज़र में मुझे पसंद करके और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। अगर तुम उसके लिए लॉयल होते ना, तो कभी अर्पिता मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि तुम किस टाइप के आदमी रहे होगे।" अब दोस्तों, उसका वो भी पैतरा फ़ेल हो जाता है, वो जो भी कहता है उसकी बातें उल्टी पड़ जाती। अब दोस्तों वो उसका कोई भी बात रोहन के ऊपर असर नहीं डालती। फिर दोस्तों वो फ़ोन रख देता है, फिर सोचता है क्यों ना रोहन के पिताजी जी के पास फ़ोन किया जाए, फिर सोचता है एक बार अर्पिता से बात कर लेता हूँ, अर्पिता से सारी कहानी बताता है। अर्पिता कहती है, "कोई बात नहीं, उसके पिताजी के पास कॉल करो।" प्रदीप जो होता है दोस्तों, वो रोहन के पिताजी के पास कॉल करता है, और जो बातें रोहन से कहा था, वही बातें उसने उसके पिताजी से कहा। अब उसके पिताजी कहाँ मानने वाले थे, सुबह होते ही वो घर में हंगामा कर देते हैं, और जितने घर वाले थे, जितने आस-पड़ोस की या नाते रिश्तेदार हैं, उन सब ने मना किया कि नहीं, ऐसी लड़की से शादी करनी ही नहीं है, जिसका जो चरित्र है वो पहले से ही गड़बड़ है। यहाँ तक कि किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो ऐसी लड़की से शादी करनी ही नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते मिलेंगे, हम लोग दूसरी शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो रोहन के पिताजी हैं, वो अर्पिता की माँ के पास फ़ोन करके और मना कर देते हैं, कहते हैं, "मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकता, और तुम्हारी लड़की अगर इस टाइप की थी, तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, या जिस लड़के के साथ में उसका रिलेशनशिप था, उसके साथ शादी करनी चाहिए थी, ना कि हमारे बेटे के साथ में शादी तय करनी चाहिए थी।" जब ये बात कमला देवी को पता चलती है, वो उनको बहुत मनाने की कोशिश करती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, भाई साहब, एकदम हमारी बेटी एकदम सही है, लेकिन वो कुछ मानने को तैयार नहीं थे और शादी से मना कर देते हैं। और फिर वो अपनी बेटी से पूछती है, अर्पिता से पूछती है, तो कहती है, "माँ, तुम्हें तो पता है कि मैं
ऐसा कुछ नहीं है और मैं किसी से प्यार नहीं करती और ना ही मेरा कुछ है। जिस लड़के ने भी कहा होगा, उसने कह दिया होगा, वैसे भी हम लोगों के पास व्यवस्था भी नहीं है शादी करने का, तो मना कर दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात बदनामी की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अगर मेरे साथ रहोगी ना, तो यही मेरे लिए बहुत है। अब दोस्तों, जो अर्पिता की माँ होती हैं, वो फूट-फूट कर और रोती हैं। उन्हें और बड़ा सदमा लगता है, धक्का लगता है। यहाँ तक कि ये बात जो है, वो अर्पिता के आस-पड़ोस में भी फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, जो रोहन था, वो चुप बैठने वाला नहीं था। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस की मदद लेने की सोचता है। वो नंबर पुलिस वालों को देता है, कहता है ऐसी-ऐसी बात है और अगर ये लड़का सही कह रहा था कि अगर वो मेरी होने वाली पत्नी जो है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मुझसे ना सही, लेकिन उसकी शादी इस लड़की से ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वो आगे किसी और लड़की का ज़िंदगी ना बर्बाद कर पाए। दोस्तों, पुलिस भी सोचती है ये शायद सही कह रहा है, किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उस नंबर के ज़रिए उसका एड्रेस पुलिस निकालती है और जो प्रदीप था, उसको धर दबोचती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है, तो प्रदीप जो था, वो सारी कहानी बयाँ करता है और यहाँ तक कि जब प्रदीप और अर्पिता के बीच में जो भी सारी बातें हुई थी उस रात में, वो सारा प्रदीप ने रिकॉर्ड करके रखा था और वो सारा रिकॉर्डिंग जो है पुलिस वालों को और रोहन के पिताजी भी थे, उनको सुना देता है। जितनी भी बातें हुई थी, वो सुन कर के जो रोहन के पिताजी थे, उनके भी आँखों में आँसू आ जाते हैं दोस्तों। रोहन भी रोने लगता है, यहाँ तक कि कुछ इमोशनल पुलिस वाले भी थे, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि आज के डेट में ऐसी भी लड़कियाँ हैं, जो अपने माँ-बाप के लिए अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं की। अब दोस्तों, जो पुलिस वाले थे, वो रोहन के पिताजी से कहते हैं, रोहन से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में इतनी अच्छी बहू और इतनी अच्छी पत्नी किसी को मिल सकती है। अगर आप कैपेबल हैं, तो क्यों ना अपने खर्चे से उस घर का भी खर्चा उठा लें और उस लड़की से शादी कर ही डालें। और आप चिराग लेके भी ढूँढेंगे, तो ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों, फिर क्या था, रोहन के जो पिताजी थे, वो अर्पिता के घर आते हैं, 2-4 लोग उनके साथ में और आते हैं, रोहन की माँ आती हैं और वो सब आते हैं। कमला देवी यानी अर्पिता की माँ से मिलते हैं, कहते हैं, बहन जी मुझे माफ़ करना और मैं सच्चाई जाने बगैर और मैंने तहकीकात की और हकीकत जाना, तब मुझे पता चला कि आपकी स्थिति क्या थी और आप एक बार भी मुझे नहीं बताई, आप इतनी तकलीफ़ में थीं, आपको मुझे बताना चाहिए था। ये आपसे मेरी शिकायत है। दोस्तों, फिर जो है, वो अर्पिता से भी मिलते हैं। अर्पिता जो है, वो अपने ससुर के सीने पर सर रख कर रोने लगती है और जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं। अब दोस्तों, तय डेट के अनुसार अर्पिता की बारात आती है, शादी होती है और आज के डेट में अर्पिता और रोहन दोनों बहुत ही खुश हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल बीत रही है। लेकिन दोस्तों, जो रोहन था, वो प्रदीप से कहता है, भाई देख, दोस्त तो मैंने बहुत देखा, लेकिन तेरे जैसा दोस्त नहीं देखा। तेरा जैसा दोस्त अगर इस दुनिया में हर किसी के पास हो ना, तो समझो उसके पास हीरा है। रोहन जो प्रदीप था, वो भी कहता है, भाई ठीक है, तुम्हारी जो भी बातें हैं, लेकिन पति भी मैंने बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मैंने कितना कुछ कहा, लेकिन तुम्हें उसका ज़रा-सा भी बुरा नहीं लगा और इतना होने के बावजूद भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़े और तहकीकात करके जिस हिसाब से तुमने पूरी सच्चाई जान ली ना, तुम्हारे जैसा भी पति होना बहुत ही चिराग लेकर ढूँढने के बराबर होगा। मुझे बहुत खुशी है कि अर्पिता को इतना प्यार करने वाला कोई पति मिला है, यानी मेरे फ्रेंड को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी से इनकी ज़िंदगी बीत रही है। ये कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।